हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज अंतरिम बजट पेश कर दिया गया है 1 फरवरी को। तो अंतरिम बजट और आम बजट में क्या अंतर होता है, प्लस पूरक बजट में भी क्या अंतर होता है, इन तीनों में क्या अंतर होता है एक-एक करके बताएंगे और पूरी डिटेल बताएंगे। 2024 की जो यूनियन बजट पेश किया गया है उसका पूरा एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा जो बजट पेश किया है वो किसने किया है, सारा कुछ एक-एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जो बजट की मुख्य बातें हैं वो क्या-क्या है देखा जाए। जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है उसमें जो उधारी है कितनी 14.13 ट्रिलियन होने का अनुमान है। जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है उससे कम रहने का अनुमान है। यहाँ पर अनुसंधान में आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई है, जिसमें सरसों, मूंगफली, तिल और स्वदेशी तिलहन की वृद्धि भी की जाएगी। वर्तमान में एक वर्ष में यानी 1.5 ट्रिलियन से अधिक खर्च करने वाले जो खान पीन होता है, खासकर तेल की, उसमें 60% का आयात किया जाएगा। वित्त वर्ष 2015 के लिए 5.3% की अपेक्षा 1.5% राजस्व घाटे का लक्ष्य रखा गया है। तो यानी इस समय जो राजस्व घाटा है उसका लक्ष्य कितना रखा गया है, पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग 2015 वर्ष के अकॉर्डिंग कम रखा गया है। मध्यम वर्गों के लिए मकान, झुग्गियां, जो अवैध कॉलोनियों में बसे रहते हैं लोग, उनके लिए पक्का मकान देने की बात की गई है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। तो ये तो ऊपर ऊपर का था, इसकी फुल डिटेल क्या है वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डेयरी विकास, यानी दूध उत्पादन पर यहाँ पर बल दिया गया है। जो डेयरी किसानों के समर्थन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसमें भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन जो दुधारू पशु हैं उनकी उत्पादकता कम होने के कारण अब उनकी उत्पादकता बढ़ाए जाने की बात की जाएगी। अब यदि बात की जाए तिलहन अभियान के लिए, तो इसमें सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी जैसे जो तिलहन होते हैं उन पर आत्मनिर्भर बनने की बात की जाएगी। ठीक है। और कृषि और खाद्य प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें किसानों की आय बढ़ाने के जो प्रयास है वो तेज किए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है, इसमें ये बताया गया है। और 10 लाख नौकरियां पैदा की गई हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत। अन्य योजनाओं में जैसे फसल कटाई के बाद जो भी नुकसान होता है उसमें उत्पादकता और आय में सुधार करने के लिए मदद की जाएगी। नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाने के बाद सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में फसलों पर जो इसका उपयोग किया गया है उसमें और विस्तार किया जाएगा, ताकि फसलों की उत्पादकता और अधिक प्राप्त की जा सके। और यहाँ पर बात की गई है किसान हमारे अन्नदाता है, ठीक है। तो पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत कितने 11.8 करोड़ किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, मतलब उनके खाते में सीधा ट्रांसफर किया गया है, जिसमें से सीमांत और छोटे किसान भी शामिल हैं। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जाता है और आगे भी उसको दिया जाएगा। ये बात इस बजट में की गई है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत यदि देखा जाए तो आयुष्मान भारत योजना में स्वास्थ्य और देखभाल कवर करने वाले सभी आशा कार्यकर्ताओं तथा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और सहायता बढ़ाई जाएगी और उसका क्षेत्र विस्तार किया जाएगा आयुष्मान भारत का। ठीक है। तो आगे चलते हैं। मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत जो सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए खासकर 9 से 14 वर्ष की आयु की जितनी भी महिलाएं होती हैं, जितनी भी लड़कियां होती हैं, उनका क्या टीकाकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। जो बचपन में देखभाल किया जाएगा और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी तथा पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में इसमें तेजी लाई जाएगी। मतलब पोषण 2.0 के तहत बचपन में, खासकर बचपन में और उनके विकास के लिए, देखभाल के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सक्षम बनाया जाएगा। टीकाकरण अभियान तेज किया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत यू विन प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा, जिसके तहत ये सारे मिशन खासकर मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य के अंतर्गत एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान किए जा सके। ये मेडिकल है, यहाँ पर मेडिकल मेडिकल कॉलेज पर क्या ये योजना आई है। इसमें क्या बोला गया, अस्पताल बुनियादी ढांचों का उपयोग किया जाएगा तथा यानी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा और अनेक मेडिकल कॉलेज खोलने की भी यहाँ पर बात की गई है। मध्यम वर्ग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको पक्के मकान उपलब्ध कराए जाने की बात है, जिसके माध्यम से जो घर हैं या झुग्गी झोपड़ियों में या अवैध कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उनको पक्का मकान प्रदान किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चार्जिंग पर भी बल दिया जाएगा। जो प्रदूषण होता है पेट्रोल के तहत तो उसको कम किया जा सके और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर अधिक तेजी के साथ कार्य किया जा सके और इनकी बिक्री पर बल दिया जाएगा। आपूर्ति और स्थापना के लिए बड़ी संख्या में जो विक्रेता हैं
उनके उद्यम के विकास के लिए, उनके निर्माण के लिए तथा उनके रख-रखाव की तकनीकी पर बल दिया जाएगा। इसके माध्यम से अनेक रोजगार भी युवाओं के लिए प्राप्त होंगे। रूफ रूफटॉप सोलराइजेशन और मुफ्त बिजली पर भी बल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सूर्योदय योजना के अंतर्गत छतों के ऊपर सोलर सिस्टम लगाने की भी बात कर दी गई है, जिसके माध्यम से क्या बिजली भी उत्पन्न की जाएगी, जो कि जिस किस योजना के अंतर्गत, गवर्नमेंट सोलर रूफटॉप योजना के अंतर्गत। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें लगभग 1 करोड़ परिवारों को लगभग हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त करने की योजना है और इसमें उनको लाभ मिलेगा। यह योजना अयोध्या में भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तुरंत मोदी ने इसका अनुसरण किया था। इसमें लगभग रुपए तक की बचत की जाएगी, मतलब इसमें 15,000 रुपए तक मुफ्त बिजली और डिस्कॉम को अधिशेष बचे परिवारों को 18,000 रुपए तक की भी आप इसमें बिजली बचा सकते हो। जो बिजली अधिशेष होगी या बचेगी उसको आप डिस्कॉम कंपनी को भी बेच पाओगे इस योजना के अंतर्गत। आगे चलते हैं, सामाजिक न्याय पर भी बल दिया गया है, जिसमें ये बात बोली गई जो सामाजिक न्याय है उसको और प्रभावी तरीके से आवश्यक शासन के तहत अच्छे विकास के लिए सामाजिक न्याय पर बल दिया जाएगा तथा सामाजिक न्याय की सच्ची और व्यापक उपलब्धि के अंतर्गत कार्य किया जाएगा। कार्यवाही में धर्म निरपेक्षता की भी बात की है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तथा भाई भतीजावाद को रोकने के लिए भी सामाजिक न्याय के अंतर्गत कार्य किए जाएंगे। तेजी विकास में राज्यों की सहायता के लिए कार्य किया जाएगा, जिसके माध्यम से पूर्वी क्षेत्रों में, खासकर पूर्वी क्षेत्रों में राज्यों की सहायता की जा सके तथा उनका विकास किया जाके वहां पर रोजगार उत्पन्न किया जा सके तथा पूर्वी क्षेत्रों का विकास किया जा सके। पीएम आवास योजना के अंतर्गत वहां पर ऑलरेडी कार्य चल रहा है। 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है वहां पर और उसको लगभग उसके करीब है प्राप्त करने के। 5 वर्षों में लगभग 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे पूर्वी क्षेत्रों में, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और 2 करोड़ पर घर बनाने की योजना है। अमृत काल के लिए रणनीति साझा की गई है, जिसके माध्यम से लगभग समृद्ध भारत की ओर विकास पर बल दिया जाएगा, जो प्रकृति के साथ स्वभाव में आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ साथ सभी को अपनी क्षमता पहुंचाने के अवसर प्राप्त होंगे अमृत महोत्सव के अंतर्गत। अगले 5 सालों में ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी जो कि भारत विकसित होने की कगार पे आ सके और 2047 तक भारत को विकसित करने का लक्ष्य भी रखा जाएगा। कराधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है, मतलब जो टैक्स दिया जाता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई है इस बार, यानी आयात शुल्क सहित डायरेक्ट यानी जो प्रत्यक्ष कर होता है और अप्रत्यक्ष कर होता है उनकी दरों को बिल्कुल समान बनाए रखा गया है। आर्थिक प्रबंधन ने जन केंद्रित समावेशी विकास पर बल दिया है, जिसमें बुनियादी ढांचे का निर्माण रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब बुनियादी ढांचे का जो निर्माण किया जाएगा उसको रिकॉर्ड समय के अंदर उसको पूरा किया जाएगा या रिकॉर्ड समय से उसको पूरा किया जाएगा। तो देश के सभी हिस्सों में आर्थिक विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में सहायक करेगा। जीएसटी के अंतर्गत एक राष्ट्रीय, एक बाजार और एक कर पर बल दिया जाएगा। कर सुधारों में कर आधार को और गहरा और व्यापक बनाया जाएगा, यानी करों में भी बहुत सारी चेंजिंग की जाएगी, उसको मजबूत बनाया जाएगा। बचत और निवेश पर बल दिया जाएगा और ऋणों को अधिक कुशल बनाने के लिए अनेक योजनाएं भी चलाई जाएंगी। जो उद्यम है उनमें महिलाओं के सशक्तिकरण बनाने की भी बात की गई है। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण ने पिछले 10 वर्षों में गति पकड़ी है, मतलब महिलाओं ने अपने बिजनेस शुरू किए हैं, उनको अनेक ऋण दिए गए हैं और लगभग 30 करोड़ मुद्रा योजना के अंतर्गत उनको ऋण बांटे गए हैं। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन में वृद्धि हुई है, जो कि 28% की वृद्धि देखी गई है और 43% जो नामांकन है लड़कियों और महिलाओं के, वो दुनिया में सबसे अधिक भारत में ही देखे गए हैं। ये सब कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से ही सफल हो पाया है, यानी महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में बढ़ रही है। 3 तलाक को अवैध बनाया गया है, जिसके माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हुआ है। उनके हो रहे शोषण पे भी उन पर हो रहे शोषण पर भी रोक लगाने की बात की गई है और महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की भी बात की गई है, वो भी विधानसभाओं के अंदर। पीएम आवास योजना के अंतर्गत लगभग 70% से अधिक महिलाओं को घर प्रदान किए गए हैं, वो भी एकल। ठीक है, आगे चलते हैं। अमृत पीढ़ी युवाओं को सशक्त बनाने की भी बात की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 2020 में जारी की गई थी, उसमें काफी सुधार हुए हैं। पीएम श्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। कौशल भारत मिशन के अंतर्गत लगभग 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है। 54 लाख युवाओं को उन्नत और पुनः कुशल बनाया गया है और लगभग 3,000 नए आईआईटी स्थापित किए जाने की यहाँ पर बात की गई है। एक बड़ी संख्या जिसमें उच्च शिक्षा संस्थान अर्थात 7 आईआईटी,
16 IIT और 7 IIM तथा 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटी स्थापित किए गए हैं। पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 43 करोड़ रुपए के ऋण भी प्रदान किए गए हैं, जिसके माध्यम से युवा को रोजगार मिला है, उन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किए हैं। तो वो ये किया गया है अमृत योजनाओं के अंतर्गत। आगे चलते हैं। गरीबों के लिए सरकारी योजनाएं बनाई गई हैं ताकि गरीबों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा सके। पीएम जन धन योजना के अंतर्गत लगभग 34 लाख करोड़ की बचत से सरकार को भारी बचत हुई है। बचत ने गरीबों के कल्याण के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया है। पीएम स्वनिधि से लगभग 78 लाख स्ट्रीट वेंडर जो सड़कों पर अपने ठेलियां लगाते हैं, गलियों में क्या अपना सामान बेचते हैं, वो स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की गई है। उनमें से लगभग 2.3 लाख को 3 बार ऋण प्राप्त किया गया है। प्रधानमंत्री यानी पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो कारीगर होते हैं या शिल्पकार होते हैं, उनको भी ऋण सहायता प्रदान की गई है। दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों को भी सशक्त बनाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू की गई हैं। ये बात 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए ये सभी योजनाएं लागू की गई हैं और लगभग 25 करोड़ लोगों को बुनियादी गरीबी से मुक्त कराने की बात की गई, यानी अब उनको गरीबी से बाहर निकाला जाएगा, लगभग 25 करोड़ लोगों को। तो अब देखते हैं ये जो बात की गई है ये सारी की सारी बजट में की गई है। अब ये बजट होता क्या है, यदि इसकी बात करें तो हमारे संविधान में बजट का ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई बजट का नाम ही नहीं है संविधान के अंदर। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। तो 112 में क्या बात बोली गई है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है इसी को हम क्या बोल देते हैं, बजट बोल देते हैं। जबकि हमारे संविधान में बजट का कोई प्रावधान है ही नहीं। सिर्फ राष्ट्रपति के पास बजट पेश करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति बजट पेश करने का आदेश किसी भी मंत्री को दे सकता है। ये बात ध्यान रखना, ये सभी के सभी अभी जो पीछे बताई गई थी ये बजट से संबंधित थी। अब जो बजट पेश किया गया है, लेकिन अब एग्जाम पर्पज से यहाँ पे सारी बात बताई जाएंगी। इतना ध्यान रखना कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है, ना कि बजट की। और राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है बजट पेश कराने का, तथा वह किसी भी मंत्री को आदेश दे सकता है कि आप बजट पेश कर सकते हो। वैसे बजट है क्या, तो यदि देखें तो बजट एक आमतौर पर 1 वर्ष की अवधि के लिए राजस्व और व्यय का पूर्ण अनुमान होता है। मतलब सरकार द्वारा 1 वर्ष के अंदर जो खर्चे किए गए हैं और जो उसकी आय होगी उस सभी का विवरण होता है बजट। तो बजट के जो प्रकार होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित होता है और असंतुलित होता है। जिसमें बजट बचत का होता है और एक बजट होता है घाटे का। सार्वजनिक वित्तीय विवरण, इसमें एक तरफ क्या हो जाएगा, राजस्व भी आ जाएगा जिसमें राजस्व बजट बोलते हैं। एक तरफ क्या आ जाएगा, पूंजी बजट। तो यदि राजस्व व्यय में बात करें, ये भी 2 प्रकार का बटा होता है, जिसमें एक राजस्व प्राप्तियां होती है जहां पर सरकार को आय प्राप्त होती है, और एक राजस्व व्यय होता है जहां पर सरकार व्यय करती है। यदि प्राप्तियों में बात करें तो सरकार को कहाँ से प्राप्त होता है, करों से प्राप्त होता है और गैर करों से प्राप्त होता है, यहाँ पर जिसमें टैक्स आ जाते हैं। और यदि व्यय की बात करें तो व्यय 2 प्रकार से होता है, एक योजनागत व्यय होता है, एक गैर योजनागत व्यय होता है। योजनागत व्यय में वो होता है सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं विकास के लिए। गैर योजनागत व्यय वो होता है जो आपदा आ जाती है, सरकार को भी नहीं पता होता कहाँ पर खर्च करना है उस समय। जैसे कभी बाढ़ आ गई तो बाढ़ आने पर ये क्या होगा, गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आ जाता है। अब बाढ़ के लिए जो पैसा दिया जाएगा, वहां पर खर्च किया जाएगा, वो गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। फिर क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं और पूंजीगत व्यय होता है। तो यहाँ पर पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय, यदि प्राप्तियों की बात करें तो यहाँ पर प्राप्त जो सरकार ने दूसरों को ऋण दिया है वहां से जो हमें प्राप्तियां होती हैं। और संपत्तियों में जो कमी होती है, उसमें जो संपत्तियों में कमी होती है वहां के माध्यम से जो व्यय, वहां के माध्यम से जो आय प्राप्त होती है। और यदि यहाँ पर बात की जाए पूंजीगत व्यय की, तो संपत्ति या पूंजी निर्माण पर जो व्यय होता है, जो सरकार अनेक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करती है, जैसे सड़कों का निर्माण करती है, तो वहां पर व्यय होता है। जो सरकार ने ऋण लिए हैं उन पर जो इंटरेस्ट देते हैं, तो ये वहां पर व्यय होता है, ये होता है पूंजीगत व्यय के अंतर्गत। अब यदि बात की जाए तो बजट से पहले एक समारोह होता है जिसको बोलते हैं हलवा समारोह। ये हलवा समारोह क्या होता है, ये होता है बजट पेश करने से पहले होता है, सबका मुंह मीठा कराया जाता है। और ये गुप्त तरीके से उन जो भी वहां पर अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके परिवार वालों से मिलने तक नहीं दिया जाता है जब तक कि बजट पेश ना किया जाए, ताकि कोई चीज लीक ना हो जाए। तो वहां पर ये समारोह रखा जाता है उसी उपलक्ष्य में कि बजट पेश किया जाएगा और उनको परिवारों से नहीं मिलने दिया गया, तो उसकी प्रशंसा करने के आधार पर ये हलवा समारोह वहां पर किया जाता है। आगे चलते हैं। अब बजट है क्या, मैं पीछे बता चुका हूँ, एक साल का विवरण होता है सरकार की कमाई और खर्चों का। ठीक है, तो सरकार की कमाई के स्रोत कौन कौन से होते हैं पीछे बता चुका हूँ, जो कर होते हैं, जैसे डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, किराया,
तो मंत्रालयों की जो भी आमंत्रण होती है और सरकार के 90% जो कमाई का जरिया होता है वो होता है जीएसटी और इनकम टैक्स, यानी जीएसटी और इनकम टैक्स से सबसे ज्यादा सरकार की कमाई होती है। और यदि खर्चों की बात करें तो खर्चे बहुत सारे होते हैं, रेलवे पर, रक्षा पर, जन सेवा पर, निर्माण पर, शिक्षा पर, ये होते हैं सरकार के खर्च, जिसमें योजनागत भी होते हैं और गैर योजनागत भी होते हैं। अब बात करें यदि अंतरिम बजट क्या होता है, तो अंतरिम बजट में ये ध्यान रखना, जिस साल चुनाव होने वाले होते हैं, तो चुनाव से पहले जो बजट पेश किया जाता है वो अंतरिम बजट ही होता है, जबकि आम बजट तब पेश किया जाता है जब चुनाव नहीं होते। यदि बात करें तो भारत में वित्त वर्ष का जो पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। वहीं अंतरिम बजट सरकार को चुनाव के पहले का होने होने की बात करता है, यानी अंतरिम बजट सरकार को आम चुनाव का फैसला होने और नई सरकार के बनने के बाद कुल बजट की घोषणा करने तक देश को चलाने के लिए जो धन प्राप्त होता है उसी को अंतरिम बजट कहते हैं। क्योंकि जिस साल चुनाव होने वाले होते हैं तो ये पता नहीं होता कि उस साल वह सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, तो केवल चुनाव होने तक ही जो वहाँ पर धन उपलब्ध होता है वही अंतिम बजट होता है। बात करें तो इसमें अंतर की यदि बात करें तो अंतिम बजट और पूर्ण बजट, जिसको हम आम बजट भी बोल देते हैं, ये एक स्थायी व्यवस्था होती है, जबकि ये एक स्थायी और व्यापक व्यवस्था होती है। इसमें सरकार कार्यभार संभालने तक सरकार के आय और व्यय का विवरण देखती है, जबकि ये वाली क्या काम करते हैं, सरकार की आय, व्यय, आवंटन और जितनी भी योजनाएं होती हैं उसमें सभी शामिल होते हैं। ये चुनावी वर्ष में लगभग 2 से 4 महीने की अवधि के लिए होता है, ये पूरे के पूरे 1 साल के लिए होता है। सरकार किसी बड़ीगत नीति घोषणा और टैक्स में यहाँ पर क्या बदलाव से बचती है, क्योंकि यहाँ पे सरकार बदलाव से इसलिए बचती है क्योंकि उस समय क्या होता है, चुनावी माहौल होता है और चुनावी माहौल को खराब ना हो और उनकी सरकार पर कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए वो टैक्स में जो भी बदलाव होते हैं उसको करने से बचती हैं। जबकि यहाँ पर क्या सरकार बड़ी बड़ी योजनाओं के अंतर्गत बदलाव भी कर सकती हैं। सरकार वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगती है, जबकि यहाँ पर क्या है, चर्चा के बाद बजट पेश होता है और पारित होता है। जबकि अंतरिम बजट में क्या होता है, केवल मंजूरी मांगती है खर्चे के लिए। ठीक है, ये तो हो गया अंतरिम और पूर्ण। और यदि पूरक की भी बात करें तो पूरक में क्या होता है, ये बजट हो गया जिसमें क्या हो गया, पूरे साल के लिए होता है, इसको हम पूर्ण बजट बोलते हैं। कुछ महीने के लिए होते हैं, ये होता है अंतरिम बजट होता है, और ये बचे हुए वक्त के लिए होते हैं, ये होता है पूरक बजट होता है। ठीक है, ये हो गया अंतरिम बजट, अंतरिम, और ये होगा पूर्ण बजट। ठीक है, हर साल का नियमित बजट होता है, ये उसी समय होता है जब चुनाव होने होते हैं और अतिरिक्त पैसे की जरूरत होती है जब पूरक बजट पेश किया जाता है। सरकार यहाँ पर बड़े फैसले ले सकती है, जबकि यहाँ पर सरकार बड़े फैसले लेने से बचती है, जबकि पूरक बजट में सरकार सिर्फ जरूरी फैसले ही यहाँ पर लेती है। तो ये इन तीनों में क्या हो गया, यहाँ पर डिफरेंस हो गया। तो सरकार सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले का रिकॉर्ड इस समय देखा जाए तो किसके पास है, ये जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा अभी तक क्या बजट पेश किया है। अब क्या है, निर्मला सीतारमण इस मामले में मोरारजी देसाई की बराबरी कर लेंगी, यानी आज उन्होंने मोरारजी देसाई की बराबरी कर ली है। अब दोनों के दोनों बराबरी पर आ चुके हैं पूरी तरह से। तो ये भी ध्यान रखना, सीतारमण अपने पूर्ववर्तियों से जैसे मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम, जसवंत सिन्हा को पीछे छोड़ चुकी हैं, यानी ये इस समय देखा जाए तो मोरारजी देसाई और निर्मला सीतारमण ये दोनों के दोनों इस समय बराबरी पर आ चुके हैं बजट पेश करने में। और यदि महिलाओं में बात की जाए तो महिलाओं में इस समय नंबर 1 पर हैं। ठीक है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार लगातार छठा बजट पेश करके एक रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी हैं। 5 वार्षिक बजट और एक अंतिम बजट इन्होंने पेश किया है। तो हमारा टॉपिक यहीं तक था, आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना। थैंक यू।